बेड टाइम बायोग्राफी स्टासी लैंड बुक समरी का भूमिका। कैसा हो अगर आपकी कही हर बात को रिकॉर्ड करके आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इस छोटी सी समरी में आप जानेंगे कि एक ऐसे देश में जिंदगी कैसी लगती थी जो हर चीज पर नजर रखता था, आपके किए गए कॉल से लेकर काम पर होने वाली छोटी मोटी बातों तक, और यहाँ तक कि उन ख्यालों पर भी जो आप शायद सिर्फ किसी दोस्त से शेयर करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टासी ने कंट्रोल का एक ऐसा जाल बिछाया जो लगभग हर घर तक पहुंच गया था। आप इसका पैमाना जानेंगे, करीब 17 मिलियन लोगों का देश जिसमें लगभग 1 लाख फुल टाइम एजेंट्स थे और लाखों और भी इन्फॉर्मर्स थे। आप देखेंगे कि कैसे स्टासी ने बग किए हुए फोन्स, सीक्रेट फाइल्स और उन पड़ोसियों का इस्तेमाल किया जो कुछ भी देखते थे उसकी रिपोर्ट करते थे। मैं आपको साफ शब्दों में समझाऊंगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, लोगों को वेस्ट जाने से रोकने के लिए और सत्ता को सरकार के हाथों में बनाए रखने के लिए। आप 2 ऐसी महिलाओं से मिलेंगे जिनकी जिंदगियां इस सिस्टम ने बदल दी। उनकी कहानियों के जरिए आप पूछताछ के डर, धोखे के सदमे और उन तरीकों को महसूस करेंगे जिनसे शक ने रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया था। आप भागने की साहसी कोशिशों और प्लान फेल होने पर मिलने वाली सजा के बारे में भी सुनेंगे। ये कहानियां फैक्ट्स को एक इंसानी रूप देती हैं। ये न सिर्फ ये दिखाती हैं कि स्टासी ने क्या किया, बल्कि ये भी कि उसने लोगों के साथ क्या किया। मैं आपको उन चॉइसेस के बारे में बताऊंगा जिनका लोगों को सामना करना पड़ा। पक्की नौकरी और घर, लेकिन आज़ादी का खत्म होना और वेस्ट के लिए बढ़ती ईर्ष्या। आप समझेंगे कि कैसे एक बॉर्डर की दीवार और एक सीक्रेट पुलिस फोर्स ने मिलकर लोगों को अंदर रखा, सिर्फ जबरदस्ती से नहीं बल्कि डर से। इस समरी के अंत तक आप तरीकों, वजहों और पीछे रह गए गहरे जख्मों को समझ जाएंगे। आपको कुछ साफ टेकअवेज मिलेंगे कि कैसे लगातार निगरानी भरोसे को खत्म कर सकती है, कैसे पावर रोजमर्रा की जिंदगी को तोड़ मरोड़ सकती है, और क्यों लगातार नजर रखे जाने पर आम चॉइसेस भी खतरनाक बन जाती है। बने रहिए और आप इन लेसन्स को असली जिंदगियों, सच्चे लम्हों और साफ सरल फैक्ट्स के जरिए सच होते हुए देखेंगे। वेलकम टू बायोग्राफी एंड मेमोir हिंदी बुक समरी एपिसोड 7। इस एपिसोड में हम जिस किताब की सामग्री पर चर्चा करेंगे वह 2011 साल में प्रकाशित हुआ है। किताब का नाम है बेड टाइम बायोग्राफी स्टासी लैंड, सीन्स फ्रॉम बिहाइंड द बर्लिन वॉल। यह किताब का लेखक है एना फंडर। बेड टाइम बायोग्राफी स्टासी लैंड बुक समरी का चैप्टर 1। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नौजवान एक छोटा सा रिस्क लेकर अपनी पूरी जिंदगी कैसे बदल लेता है? मरियम ने ऐसा ही किया। वह 1952 में पैदा हुई थी। यह वर्ल्ड वॉर 2 के 7 साल बाद का समय था। ईस्ट जर्मनी तब नया था। लोग एक नया देश बना रहे थे। सरकार ने बराबरी का वादा किया। सरकार ने कहा कि हर किसी को फ्री एजुकेशन, पक्की नौकरी और रहने के लिए घर मिलेगा। सरकार ने कहा कि सब कुछ फेयर होगा। मरियम इन वादों पर यकीन करते हुए बड़ी हुई। उसे जो कहानी सुनाई गई थी उस पर उसने भरोसा किया। उसने लीडर्स और नियमों पर भरोसा किया। उसने एक ऐसे देश के आइडिया पर भरोसा किया जो हर किसी का ख्याल रखता है। ब्रांड्स और दुकानें सरकार चलाती थीं, कीमतें कम रखी गई थीं, ऐसा दावा किया गया था। जब मरियम 11 साल की थी तो बर्लिन की दीवार बन गई। सरकार ने कहा कि यह लोगों को अंदर रखने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि यह धोखेबाजों को बाहर रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि वेस्ट से लोग सस्ती रोटी, दूध और मक्खन खरीदने आते थे, फिर वे उन चीज़ों को वेस्ट में ज़्यादा पैसे में बेचते थे। दीवार को एक ढाल के तौर पर पेश किया गया। इसे एक आइडियल देश बनाने में मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन लोग बदलते हैं। मरियम भी बदली। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे दरारें दिखने लगीं। वह खबरें देखती थी और सड़कों पर भी नज़र रखती थी। जब वह 16 साल की थी तो कई शहरों में बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लाइप्जिग गुस्से से जल रहा था। लोग खड्डे हुए और बदलाव की मांग की। वे अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें सुना जाए। मरियम ने प्रोटेस्ट देखे और एक नई फीलिंग महसूस की। उसने देखा कि वह अकेली नहीं है, दूसरों को भी शक था। सरकार ने ज़बरदस्ती से जवाब दिया। उन्होंने लोगों पर फायर होजेज से पानी की बौछार की। उन्होंने बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया। मरियम ने सोचा कि एक बराबरी वाला देश बोलने वाले लोगों को एज़्ज़ा क्यों देगा। वह पूछने लगी कि क्या सरकार की कहानी पूरी सच्चाई है।
वह और उसकी दोस्त उर्सुला मदद करना चाहती थीं। वे दिखाना चाहती थीं कि वे प्रोटेस्ट करने वालों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम करने का प्लान नहीं बनाया। ये एक नौजवान और बहादुर फैसला था। उन्होंने लीफलेट्स बनाने का फैसला किया। लीफलेट्स पर लिखा था, बातचीत फायर होजेज नहीं। यह लाइन छोटी थी, लेकिन यह मायने रखती थी। ईस्ट जर्मनी में एक प्रिंटर या टाइपराइटर खरीदना आसान नहीं था। आपको एक स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। इसलिए मरियम और उर्सुला को होशियार होना पड़ा। वे एक छोटी सी दुकान पर गईं और बच्चों का एक स्टैम्प सेट खरीदा। उन्होंने उन रबर के लेटर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर लेटर पर एक एक करके स्टैम्प लगाया। इसमें समय और सब्र लगा। यह एक धीमा काम था। यह एक सावधानी वाला काम भी था। उस रात वे चुपके से बाहर निकल गईं। उन्होंने ग्लव्स और मास्क पहने हुए थे। उन्होंने फोन बूथ और ट्राम स्टॉप पर लीफलेट्स रखे। उन्होंने कुछ लीफलेट्स लोकल कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस के पास भी छोड़े। वे सावधान और शांत थीं। घर लौटते समय उन्होंने एक छोटा सा फैसला लिया जो मायने रखता था। उन्होंने एक लड़के के मेलबॉक्स में कुछ लीफलेट्स डाल दिए। वह एक स्कूल का दोस्त था। उन्होंने सोचा कि कोई ध्यान नहीं देगा। अगले दिन सब कुछ बदल गया। लड़के के माता पिता लीफलेट्स को अधिकारियों के पास ले गए। उन्होंने वही किया जो सरकार ने सिखाया था। अगर आप कोई क्राइम देखें तो उसकी रिपोर्ट करें। प्रोटेस्ट लीफलेट्स रखना देशद्रोह माना जाता था। यह एक गंभीर क्राइम है। स्टासी ने तेजी से काम किया। वे स्कूल आए। उन्होंने टीचर्स और माता पिता से पूछताछ की। उन्होंने कई स्टूडेंट्स से पूछा। उन्होंने सोर्स का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें मरियम और उर्सुला पर शक करने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों लड़कियों ने एक वादा किया, वे एक दूसरे को धोखा नहीं देंगी। वे चाहे जो हो जाए अपनी बात पर अड़ी रहेंगी। जल्द ही स्टासी मरियम के घर आ गई। उनके पास कुत्ते और ग्लव्स थे। उन्होंने तलाशी ली। कालीन के नीचे उन्हें कुछ रबर के लेटर्स मिले। मरियम की तबीयत खराब हो गई। उसने सोचा था कि उसने उन्हें फेंक दिया है। उसने शांत रहने की कोशिश की और कहा कि उसे नहीं पता कि वे वहां कैसे आए, लेकिन कानून उसके पक्ष में नहीं था। उन्हें जेल ले जाया गया। लड़कियों को अकेले में रखा गया। 1 महीने तक वे अकेली बैठी रहीं। कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ खामोशी और छोटे कमरे। स्टासी एक कन्फेशन चाहती थी। वे एक पूरी कहानी चाहते थे, साइन की हुई और साफ। एक कन्फेशन से सरकार के लिए सजा देना आसान हो जाता और यह कहना भी कि फैसला फेयर था। उन्होंने झूठ बोला और कहा कि एक ने दूसरे के बारे में बता दिया है, लेकिन उर्सुला ने कुछ नहीं बोला था। अकेलेपन ने मरियम को तोड़ दिया। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कन्फेस कर लिया। अपनी ही आवाज में यह कहना कि उसने यह किया है बहुत भारी था। चोट और डर भी भारी थे। उसके बाद और क्रिसमस से पहले उन्होंने उसे रिहा कर दिया। ट्रायल बाद में होना था। मरियम को लगा कि दीवारें करीब आ रही हैं। वह बाहर निकलना चाहती थी। वह उस जगह से भागना चाहती थी जो उसके खिलाफ हो गई थी। उसने फिर से बर्लिन की दीवार के बारे में सोचा। उन्होंने कहा था कि यह प्रोटेक्शन के लिए थी। अब यह एक जेल की तरह लग रही थी। मरियम ने फैसला किया कि वह पार करने की कोशिश करेगी। वह एक ऐसे ट्रायल का इंतजार नहीं कर सकती थी जिसके बारे में वह जानती थी कि उसे सज़ा मिलेगी। वह ऐसी जगह पर नहीं रह सकती थी जहां एक सीटी बजने पर अजनबी आ सकते थे। वह यहाँ एक आज़ाद इंसान नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने एक दर्दनाक फैसला लिया। यह सिर्फ मरियम की कहानी नहीं है, ये कई नौजवान लोगों की कहानी है। यह भरोसे, शक और हिम्मत की कहानी है। यह इस बारे में है कि कैसे एक छोटा सा काम, कुछ लीफलेट्स और एक बच्चे का स्टैम्प सेट एक जिंदगी को तोड़ सकता है। यह सच बोलने की कीमत के बारे में है। यह उस डर के बारे में है जो पीछा करता है और उस उम्मीद के बारे में जो आपको भागने के लिए प्रेरित करती है। जब आप वह किताब पढ़ते हैं जो मरियम की जिंदगी के बारे में बताती है, तो आप एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसने यकीन किया था। आप एक ऐसी लड़की से मिलते हैं जिसने शक करना सीखा। आप एक ऐसी नौजवान महिला से मिलते हैं जिसने एक्शन लेने का फैसला किया। छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। छोटे छोटे फैसले सब कुछ बदल देते हैं। मरियम के हाथ छोटे थे और रबर के लेटर्स छोटे थे, लेकिन उसकी लहरें दूर तक गईं। अपने आप से पूछिए, आप 16 साल की उम्र में क्या करते? क्या आप छिप जाते या आप एक लीफलेट रखते?
क्या आप एक दोस्त से किया वादा निभाते भले ही इससे आपको तकलीफ हो? मरियम ने अपना वादा निभाया। उसने एक कीमत चुकाई। उसने अपनी डिग्निटी भी बनाए रखी और आखिर में उसने आजादी को चुना। बेड टाइम बायोग्राफी, स्टासी लैंड, बुक समरी का चैप्टर 2। क्या आपने कभी फंसा हुआ महसूस किया है, तब भी जब उम्मीद बहुत करीब लगती हो? न्यू ईयर की शाम पर 16 साल की मरियम को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। वह बर्लिन की ठंडी सड़कों पर चली। वह वहां पहले कभी नहीं गई थी। ये लाइप्जिग से सिर्फ 2 घंटे की ट्रेन राइड थी, लेकिन बर्लिन बहुत दूर लग रहा था। शहर एक बड़ी कंक्रीट की दीवार से बंटा हुआ था। यह शहर को 2 हिस्सों में काटती थी। मरियम जहां भी देखती वहां दीवार थी। बर्लिन में वेस्ट बहुत करीब था। यह दीवार के ठीक उस पार था, लेकिन एक से ज्यादा रुकावटें थीं। एक बड़ी कंक्रीट की दीवार थी और एक दूसरी फेंस थी। इस छोटी फेंस में कांटेदार तार और कीलें थीं। उनके बीच में डेथ स्ट्रिप थी। यह रेत का एक चौड़ा हिस्सा था। कुत्ते उस पर पहरा देते थे। स्पॉटलाइट जमीन पर घूमती रहती थीं। गार्ड्स और बंदूकों के साथ टावर्स खड़े थे। लोग एक बात अच्छी तरह जानते थे, अगर आप वेस्ट बर्लिन पहुंच जाते तो आपको एसाइलम मिल सकता था। आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। इसीलिए मरियम राजधानी आई थी। वह आज़ादी चाहती थी। वह सेफ रहने का एक मौका चाहती थी, लेकिन पहले तो उसे कोई रास्ता नहीं मिला। दीवार परफेक्ट और जिसे भेदा ना जा सके वैसी लग रही थी। उसे हार महसूस हुई। उसने लाइप्जिग वापस जाने का फैसला किया। उसने लीफलेट्स बांटने के लिए मिलने वाली जेल की ऐसा काटने का प्लान बनाया। ट्रेन बोर्नहोल्मर ब्रिज से गुजरी। फिर सब कुछ बदल गया। मरियम ने दीवार में एक दरार देखी। ब्रिज पर बड़ी कंक्रीट की दीवार सिर्फ एक ऊंची तार की फेंस थी। यह उसका बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था। वह अगले स्टेशन पर उतर गई। वह अंधेरे में वापस चली। उसे पास के एक वर्क साइट पर एक सीढ़ी मिली। वह फेंस की तरफ चुपके से बढ़ी। यह न्यू ईयर की शाम थी। शायद कोई देख नहीं रहा होगा। वह सीढ़ी पर चढ़ी। सबसे ऊपर कांटेदार तार ने उसके पैरों को चीर दिया। वह जमीन पर गिर गई। उसे चोट लगी थी। उसका खून बह रहा था। फिर भी किसी ने उसे नहीं देखा। वह अब डेथ स्ट्रिप के अंदर थी। उसके ऊपर आसमान में पटाखे फूट रहे थे। यह 1969 था, लेकिन मरियम सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। वह रोशनी में आगे रेंगती रही। स्पॉटलाइट्स रेत पर घूमती रहीं। उसके आगे एक कुत्ता उठ खड़ा हुआ। उसने हवा को सूंघा। वह भौंका नहीं। मरियम इंच इंच करके आगे बढ़ती रही। वह दूसरी फेंस तक पहुंच गई। जाली के आर पार वह वेस्ट बर्लिन देख सकती थी। वहां चमचमाती कारें थीं। एक ऊंची बिल्डिंग थी। उसने वेस्टर्न गार्ड्स को उनकी पोस्ट पर देखा। वे मदद के लिए तैयार लग रहे थे। उसने एक आखिरी कदम उठाया। उसका पैर एक ट्रिप वायर से टकरा गया। सायरन बजने लगे। स्पॉटलाइट्स ने रात को चीर दिया। गार्ड्स टावर से दौड़ कर आए। उन्होंने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे एक पुलिस वैन में धकेल दिया। हाथों ने उसे पकड़ लिया। रोशनी में उसने अपना ही खून देखा। वह खून से लथपथ थी। उन्होंने उसे सीधे लाइप्जिग भेज दिया। उसका सेल बहुत छोटा था, 2 गुना 3 मीटर। 10 दिनों तक वह सो नहीं सकी। उन्होंने उसे जागने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उससे बार बार पूछताछ की। स्टासी को नाम चाहिए थे। वे जानना चाहते थे कि उसकी मदद किसने की। उसे बोर्नहोल्मर ब्रिज के बारे में किसने बताया। उसे गार्ड डॉग से कैसे बचना है यह किसने सिखाया। मरियम यही कहती रही कि उसने यह अकेले किया है। उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। नींद न आने से वह बहकी बहकी बातें करने लगी। उसने उन्हें एक कहानी सुनाई। यह एक सीक्रेट ग्रुप के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसने कहा कि उन्होंने उसे दीवार पार करने के लिए रिक्रूट किया था। उसके इंटेरोगेटर को वह कहानी पसंद आई। उसने उसे सोने दिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह वापस आया। उन्हें पता चला कि उसने झूठ बोला था। वह उस पर चिल्लाया। उसने कहा कि उसने एक लंबी सज़ा पाई है। मरियम 2 साल जेल में बिताएगी। वे साल मुश्किल थे। उसे कभी कभी पीटा जाता था। उसका काम सुबह 4:30 पर शुरू होता था। उसने सीखा कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। उसने सीखा कि एक अकेला फैसला सब कुछ कैसे बदल सकता है। यह सिर्फ भागने की एक कोशिश से कहीं ज्यादा है। यह आज़ाद होने की कोशिश की कीमत दिखाता है। यह दिखाता है कि एक नौजवान इंसान कितना बहादुर हो सकता है। यह दिखाता है कि सिस्टम कितना क्रूर हो सकता था।
मरियम ने एक नई जिंदगी के मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह सीढ़ियां चढ़ी, वह रोशनी के नीचे रेंगती रही, वह कुत्तों के पास से गुजरी, उसका खून बहा और वह पकड़ी गई। फिर उसने उस फैसले की कीमत सलाखों के पीछे सालों बिताकर चुकाई। फिर भी अपने दर्द में भी मरियम जीने की कोशिश करती रही। वह भयानक नियमों के तहत भी इंसान बनी रही। उसका छोटा सा काम एक बड़ी कहानी बन गया। यह डर और उम्मीद के बारे में बताता है। यह बताता है कि आज़ादी कभी कभी कितनी करीब महसूस होती है। यह बताता है कि कीमत कितनी भारी हो सकती है। हम मरियम की कहानी को यहीं छोड़ देंगे और इस बेड टाइम बायोग्राफी के अंत में इस पर वापस लौटेंगे। अगर आप वह किताब पढ़ते हैं जो उसकी ज़िंदगी के बारे में बताती है तो आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। आप उन छोटे लम्हों को देखेंगे जो मायने रखते थे। आप देखेंगे कि बर्लिन में एक रात ने कैसे एक ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने आप से पूछिए, आप उस सीढ़ी के साथ क्या करते? क्या आप चढ़ते भले ही इसका मतलब दर्द हो? क्या आप आज़ाद होने के मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते? मरियम चढ़ी, वह गिर गई और वह अपने किए हुए फैसले के साथ जीती रही। बेड टाइम बायोग्राफी स्टासी लैंड, बुक समरी का चैप्टर 3। क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार निगरानी में रहना कैसा लगता है? जूलिया बेहरेंड ऐसे ही रहती थीं। वह 1966 में पैदा हुई थी। उनके माता पिता टीचर थे। उन्होंने उसे अपना सिर झुकाकर रखना सिखाया। वे उसके लिए एक सेफ शांत जिंदगी चाहते थे। कोई परेशानी नहीं, अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। यही प्लान था। घर पर भी परिवार पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से बचता था। जब तक जूलिया बड़ी हुई, ईस्ट जर्मनी में हर कोई यह मान चुका था कि उन पर नजर रखी जा रही है। लोगों को उम्मीद थी कि फोन टैप हो सकते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अजनबी सुन रहे होंगे। इस एहसास ने ज्यादातर दिनों को बदल दिया। इसने छोटे और बड़े दोनों तरह के फैसलों को बदल दिया। विदेशियों से मिलने के कुछ दुर्लभ मौकों में से एक लाइप्जिग ट्रेड फेयर में मिलता था। यह साल में 2 बार होता था। आयरन कर्टेन के दोनों तरफ से लोग सामान दिखाने आते थे। वे कैफे और हॉल्स में भी मिलते जुलते थे। जब जूलिया 16 साल की थी तो उसे फेयर में एक नौकरी मिली। वह भाषाएं अच्छी बोलती थी। उसने इंटरनेशनल गेस्ट्स के लिए एक अशर के रूप में काम किया। वहां वह एक इटालियन आदमी से मिली। वह एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। वह अपने अर्ली 30s में था। उन्होंने फेयर में बात की। इवेंट खत्म होने के बाद भी वे संपर्क में रहे। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुई। वह सरकारी परमिशन से साल में सिर्फ 2 बार आ सकता था। वे कभी कभी हंगरी में भी मिलते थे। हंगरी ईस्ट और वेस्ट दोनों के विजिटर्स को आने देता था। ये एक दूसरी दुनिया की छोटी सी खिड़की जैसा लगता था। धीरे धीरे संकेत दिखने लगे। उसके खत फटे हुए और टेप लगे हुए आते थे। जब वह आता था तो जूलिया के घर के बाहर कारें इंतजार करती थीं। विजिटर्स को जाते समय रोका और तलाशा जाता था। फोन पर वह यह मानने लगी कि कोई और भी उसे सुन रहा है। उसने एक छोटे से प्रोटेस्ट के तौर पर उससे मजाक में यह भी कहा, बाकी सब लोगों को गुड नाइट। उसके माता पिता ने चिंता न करने को कहा। यहाँ जिंदगी ऐसी ही है, उन्होंने उससे कहा। कई लोगों ने उस लॉजिक को स्वीकार करना सीख लिया था। जूलिया ने भी ऐसा ही किया। उसे नहीं लगा कि उसके पास छिपाने लायक कोई सीक्रेट्स है। वह अब भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी। वह एक इंटरप्रेटर बनना चाहती थी। इससे उसे लैंग्वेजेस के साथ काम करने का मौका मिलता। यह दुनिया के लिए एक खिड़की की तरह लग रहा था। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। टीचर्स ने उसे बताया कि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसे सिर्फ फाइनल एग्जाम की ज़रूरत थी। फिर हेडमास्टर उसके माता पिता के पास आए। उन्होंने उन्हें कुछ अजीब बताया। आपकी बेटी को अपने इटालियन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, उन्होंने कहा। सबको लगता है कि वह स्कूल के बाद वेस्ट चली जाएगी। इससे उसके करियर को नुकसान होगा। उसके माता पिता हैरान रह गए। हेडमास्टर को क्यों परवाह होनी चाहिए? उन्हें लगा कि उसने एक हद पार कर दी है। उन्होंने उसे उनके पारिवारिक मामलों से दूर रहने को कहा। एक बार के लिए वे चुप नहीं रहे। उन्होंने विरोध किया। कुछ हफ्तों बाद जूलिया वह एग्जाम फेल हो गई जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसने नॉर्मल सब्जेक्ट्स में अच्छा किया था, लेकिन वह पॉलिटिकल एग्जाम में फेल हो गई। ईस्ट जर्मनी में ये ग्रेड्स जितना ही मायने रखता था।
यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको सही पॉलिटिकल व्यू दिखाना होता था। उसके बिना दरवाजे बंद हो जाते थे। उसके माता पिता ने मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उसे पढ़ने और फिर से टेस्ट देने के लिए कहा। फिर हेडमास्टर दोबारा आए। परेशान मत होइए, उन्होंने उसके पिता से कहा। वह उसे कभी भी वह एग्जाम पास नहीं करने देगा। उस पर निशान लग गया है। स्टासी ने उसके नाम के आगे एक काला निशान लगा दिया था। एक विदेशी को डेट करने की वजह से वह एक टारगेट बन गई थी। कोई ड्रामेटिक अरेस्ट नहीं हुई, कोई जेल की सजा नहीं हुई, लेकिन इसका असर अज़ा जैसा ही था। यूनिवर्सिटी और एक करियर का उसका रास्ता ब्लॉक हो गया था। जूलिया की कहानी एक धीमे तरह के नुकसान को दिखाती है। यह हमेशा देखे जाने से आता है। ये एक ऐसे सिस्टम से आता है जो तय करता है कि कौन आगे बढ़ सकता है। ये कंट्रोल के छोटे छोटे कामों से आता है जो जिंदगी को बदलने वाले नियम बन जाते हैं। सोचिए इसका क्या मतलब है। हर नुकसान जोरदार नहीं होता। कभी कभी नुकसान शांत और लगातार होता है। यह वह तरीका है जिससे एक टीचर का विजिट प्लान्स को बदल सकता है। यह वह तरीका है जिससे एक फटा हुआ खत भरोसे को बदल सकता है। यह वह तरीका है जिससे एक सरकार बिना कोर्टरूम के आपका फ्यूचर तय कर सकती है। जूलिया भाषा के जरिए दुनिया घूमना चाहती थी। इसके बजाय उसे एक ऐसी दीवार मिली जिसे वह चढ़ नहीं सकती थी। उसका सपना जेल की कोठरी में खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके फ्यूचर का दरवाजा वैसे भी बंद हो गया। उसने सीखा कि छोटे फैसले और कानाफूसी कितने पावरफुल हो सकते हैं। अगर आप वह किताब पढ़ते हैं जो उसकी जिंदगी के बारे में बताती है, तो आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे एक निगरानी रखने वाली सरकार छोटी छोटी चीजों को बदल सकती है। आप देखेंगे कि कैसे परिवार के फैसले और हेडमास्टर का एक विजिट एक जिंदगी को बदल सकता है। जूलिया की जिंदगी एक शांत सवाल पूछती है। अजनबियों को आपके फ्यूचर का कितना हिस्सा तय करने का अधिकार होना चाहिए? जैसे ही आप यह चैप्टर देखें, अपने आप से यह पूछें, क्या आप सेफ रहने के लिए चुप रहते? क्या आप बोलते और एक बंद दरवाजे का रिस्क उठाते? जूलिया ने प्यार को चुना। कीमत जोरदार नहीं थी, लेकिन यह असली थी। उसकी कहानी आज भी हमसे बात करती है, डर, प्यार और उस पावर के बारे में जो देखती है। बेड टाइम बायोग्राफी, स्टासीलैंड, बुक समरी का चैप्टर 4। क्या आपने कभी खुद को फंसा हुआ महसूस किया है और ये नहीं जानते कि क्यों? जूलिया बेहरेंड को ऐसा ही महसूस हुआ। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने एक बुरी सिचुएशन का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब वह इंटरप्रेटर नहीं बन सकी तो उसने होटलों के बारे में सोचा। होटल रिसेप्शनिस्ट की नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत नहीं थी। इसमें भी उसकी लैंग्वेज स्किल्स का इस्तेमाल होता। इसलिए उसने हर जगह अप्लाई किया। बर्लिन, लाइप्जिग, ड्रेसडेन, हर जगह। हर इंटरव्यू के बाद मैनेजर मुस्कुराता और कहता कि वह परफेक्ट है। वह एक्साइटेड होकर वहां से निकलती। एक दिन बाद उसे वही जवाब मिलता, हमने यह नौकरी किसी और को दे दी है। यह बार बार होता रहा। जूलिया को धीरे धीरे समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। उसके एप्लीकेशन स्टासी को भेजे जा रहे थे, फिर उन्हें चुपचाप मना कर दिया जाता था। उसने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की। उसने अपने इटालियन बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। वे लाइप्जिग ट्रेड फेयर में मिले थे। वह वेस्ट की दुनिया की एक छोटी सी खिड़की था। उसने सोचा कि रिलेशनशिप खत्म करने से शायद उसका नाम साफ हो जाएगा। उसे उम्मीद थी कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। एयरपोर्ट पर उसे एक और झटका लगा। एक गार्ड उसे एक तरफ ले गया। उन्होंने हर बैग खोला। उन्होंने उसके हेयर ड्रायर को अलग कर दिया। उन्होंने सबसे छोटी चीज की भी जांच की। जूलिया ने अजनबियों के सामने खुद को नंगा महसूस किया। उसकी जिंदगी की हर चीज शक के दायरे में लग रही थी। घर वापस आकर भी उसे कोई काम नहीं मिला। होटल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट एजेंसियां, कोई उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। वह एक अजीब खाई में गिर गई थी। ईस्ट जर्मनी ने हमेशा कहा था कि वहां कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब वह अनएम्प्लॉयड थी। उसके पास यूनिवर्सिटी की जगह भी नहीं थी। उसे अकेला महसूस हुआ। फिर बुलावा आया। उसे रूम 118 में जाने के लिए कहा गया। वह बिल्डिंग से गुजरी। दरवाजे पर उसने वे शब्द देखे, मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी। वह समझ गई कि वह कहाँ है। एक छोटे से ऑफिस में एक सूट पहने आदमी ने उसका स्वागत किया। वह शांत मुस्कान के साथ बोला।
उसने उसे बताया कि वह मदद करना चाहता है। फिर उसने कागजों का एक ढेर खोला। वे उसके खतों की फोटोकॉपी थीं। इंटीमेट बातें, प्यार भरे नोट्स। उसने उन्हें जोर से पढ़ा। जूलिया शर्म से लाल हो गई। वह उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानता था। वह उसके पिता की किताबों की पसंद जानता था। वह उसकी बहन की पियानो सीखने की इच्छा जानता था। वह उम्ब्रिया में उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर के बारे में फैक्ट्स जानता था। वह उसकी कार का मॉडल भी बता सकता था। उसे यह सब कहाँ से मिला? इंटरनेशनल इन्फॉर्मर्स, ऑफिसर ने इशारा किया। संदेश साफ था। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे कंट्रोल में हो। फिर उसने एक ऑफर दिया। जूलिया, उसने कहा, अपनी जिंदगी वापस पाने का एक आसान तरीका है। उसने डेस्क पर एक छोटा सा कार्ड खिसकाया। एक इन्फॉर्मर बन जाओ, उसने सुझाव दिया। जिन लोगों को तुम जानती हो उनके बारे में रिपोर्ट्स लिखो। ऐसा करो और तुम्हारे नाम के आगे लगा काला निशान हटा दिया जाएगा। तुम्हें काम मिल जाएगा। तुम्हें एक फ्यूचर मिलेगा। जूलिया को बहुत गुस्सा आया। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों की जासूसी करने से इनकार कर दिया। वह घबराहट में कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन ऑफिसर ने उसे कार्ड दे दिया था। उसने पसंद का बीज बो दिया था। सच्चाई उसे समझ आ गई। सिर झुकाकर रखना कभी काफी नहीं था। उसे किसी छोटी सी बात के लिए टारगेट किया गया था। एक विदेशी को डेट करने ने उसे संदिग्ध बना दिया था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दूसरों को धोखा देना लग रहा था। स्टासी ने कितने लोगों के साथ ऐसा किया होगा? जवाब, जैसा कि पता चला, बहुत सारे थे। लाखों लोगों ने इसी तरह के दबाव का सामना किया। एक नौकरी, एक ट्रिप, एक प्रमोशन या एक साफ रिकॉर्ड, हर एक की एक कीमत थी। जूलिया ने सौदा करने से इनकार कर दिया। उसने कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल नहीं किया। उसने अगला दशक अपने माता पिता के साथ रहते हुए बिताया। वह अक्सर बेरोजगार रहती थी। उसने अपने आसपास जिंदगी को आगे बढ़ते हुए देखा। प्राइवेसी के खोने से गहरे जख्म लगे। उसे भरोसा करना मुश्किल लगने लगा। वह मजबूत रिश्ते नहीं बना सकी। उसकी जिंदगी जेल की कोठरी में खत्म नहीं हुई, लेकिन असर वैसा ही था। एक करियर रुक गया। इंतजार के साल, एक सिंगल लेबल से संकुचित हुआ फ्यूचर। उसका ट्रॉमा शांत था, लेकिन यह असली था। यह कहानी का वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। हर अन्याय शोर वाला नहीं होता। हर सजा ट्रायल जैसी नहीं दिखती। कभी कभी नुकसान छोटे छोटे कदमों से होता है। एक हेडमास्टर का विजिट, एक फटा हुआ खत, एक डेस्क पर एक कार्ड। स्टासी को मना करने के जूलिया के फैसले ने उसे भारी कीमत चुकाई, लेकिन इसने उसकी अंतरात्मा को भी बनाए रखा। वह दर्द के साथ जीती रही। उसने अपनी डिग्निटी बनाए रखी और फिर कुछ और हुआ। इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया। वह दुनिया जिसे वह जानती थी बदलने लगी। हम उस बदलाव के बाद जूलिया की जिंदगी पर वापस आएंगे। अभी के लिए इस बारे में सोचें। अगर कोई अजनबी आपके फ्यूचर को अपने हाथ में रखता तो आप क्या करते? क्या आप कार्ड ले लेते और अपनी जिंदगी वापस पा लेते, या आप चले जाते और खोए हुए सालों से कीमत चुकाते? अगर आप वह किताब पढ़ते हैं जो उसकी कहानी बताती है, तो आप देखेंगे कि ये फैसले कैसे गूंजते हैं। जूलिया की जिंदगी दबाव, हिम्मत और अपना नाम बनाए रखने के मतलब के बारे में एक सबक है। बेड टाइम, बायोग्राफी, स्टासी लैंड, बुक समरी का चैप्टर 5। क्या होता है जब कोई सरकार भरोसे के बजाय डर को चुनती है? 1980 के दशक में इसका जवाब सामने आने लगा। आयरन कर्टेन के पार चीजें बदल रही थीं। सत्ता पर कम्युनिस्टों की पकड़ कमजोर हो रही थी। इकोनॉमी रुक गई। लोग और ज्यादा बेचैन हो गए। प्रोटेस्ट बढ़े और बढ़ते ही गए। रशिया में मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने इसे ग्लासनोस्त कहा। इसका मतलब था वेस्ट के लिए और ज्यादा खुलापन। इसका मतलब था थोड़ा और सच बताना। लेकिन ईस्ट जर्मनी में चीजें अलग थीं। स्टासी अपनी पकड़ ढीली नहीं करने वाली थी। उन्होंने जबरदस्ती से प्रोटेस्ट रोकने का प्लान बनाया। उनके पास डे एक्स नाम की एक प्लेबुक थी। अगर आदेश दिया जाता तो 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता। देशद्रोह का शक होने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता। यही प्लान था। खुशकिस्मती से डे एक्स कभी नहीं हुआ। लोग बहुत मजबूत थे। लाइप्जिग में 70,000 प्रोटेस्टर्स ने स्टासी बिल्डिंग को घेर लिया। उन्होंने हफ्तों तक जाने से इनकार कर दिया।
उन्होंने जवाब और न्याय की मांग की। ये साफ हो गया कि अकेले जबरदस्ती से यह ठीक नहीं होगा। फिर आया 9 नवंबर 1989। एक अजीब जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने सब कुछ बदल दिया। पोलित ब्यूरो ने ट्रैवल नियमों में डील देने की घोषणा की। एक लो रैंकिंग अधिकारी ने लाइव टीवी पर बात की। उसने कहा कि ईस्ट जर्मन्स अब वेस्ट जा सकते हैं। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, यह कब से शुरू होगा, उसने जवाब दिया, मुझे लगता है तुरंत। उन शब्दों ने लोगों को दौड़ा दिया। बोर्नहोल्मर ब्रिज पर घंटों में 10,000 कारें लाइन में लग गईं। गार्ड्स कंफ्यूज्ड और अनश्योर थे। भीड़ आगे बढ़ती गई। गार्ड्स ने गेट खोल दिए। हजारों लोग पार चले गए। बर्लिन की दीवार अचानक गिरने लगी। एक ही रात में इतिहास तेजी से बदल सकता है। सरकार का सत्ता छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन एक बार जब गेट खुल गए तो बाढ़ आ गई। जल्द ही भीड़ ने स्टासी ऑफिस पर हमला कर दिया। अंदर ऑफिसर्स ने फाइलों को फाड़ दिया। जब मशीनें टूट गईं तो उन्होंने कागजों को हाथ से फाड़ा। उन्होंने उनमें आग लगा दी। बिल्डिंग से धुआं उठने लगा। लोग गुस्से में थे। वे अपने इतिहास को गायब नहीं होने देंगे। प्रोटेस्टर्स स्टासी हेडक्वार्टर में घुस गए। उन्होंने बचाने के लिए ट्रकों को कागजों से भर दिया। 1990 के अंत तक ईस्ट जर्मन सरकार ढह चुकी थी। लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया या वे भाग गए। रियूनिफिकेशन का रास्ता शुरू हुआ। एक नया जर्मनी उभरता और स्टासी का पर्दाफाश होता। एक स्टासी फाइल अथॉरिटी बनाई गई। इसका काम कागजों को छांटना था। इसका मकसद फाइलों को खोलना और सच्चाई दिखाना था। शायद उन फाइलों के जरिए जिंदगियों को सुधारा जा सकता था। अब हम मरियम पर वापस आते हैं। जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तो वह अभी अभी जेल से निकली थी। उसने 2 कठोर साल काटे थे। उसके बाद की जिंदगी मुश्किल थी। वह पढ़ नहीं सकी। उसे कोई पक्की नौकरी नहीं मिली। वह समाज के किनारे पर जी रही थी। फिर भी वह एक ऐसे आदमी से मिली जिससे वह प्यार करती थी। उसका नाम चार्ली था। चार्ली पहले भी मुश्किल में पड़ चुका था। एक नौजवान के तौर पर वह एक बार तैरकर एक स्वीडिश फिशिंग बोट तक गया था। यह एक मूर्खतापूर्ण हिम्मत थी। जब वह किनारे पर आया तो पुलिस इंतजार कर रही थी। उस पर भागने की कोशिश करने का शक था। स्टासी तब से उस पर नजर रख रही थी। चार्ली और मरियम ने 1970 के दशक में शादी की। 1980 में उसने वेस्ट जाने के लिए अप्लाई किया। कभी कभी सरकार मुसीबत खड़ी करने वालों को जाने देती थी, लेकिन इस बार नहीं। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। उस पर रिपब्लिक से भागने की कोशिश का आरोप लगाया गया। 2 महीने बाद एक पुलिस वाले ने मरियम का दरवाजा खटखटाया। उसने उसे बताया कि चार्ली मर चुका है। उस आदमी ने कहा कि उसने जेल में खुद को फांसी लगा ली है। मरियम ने यह मानने से इनकार कर दिया। वह अपने पति को जानती थी। वह जानती थी कि वह खुद को नहीं मारेगा। उसने जवाबों के लिए दबाव डाला। जेल के हर विजिट ने और सवाल खड़े किए। कमिश्नर बदल बदल कर कहानियां सुना रहा था। पहले एक चादर, फिर ट्राउजर। डिटेल्स मैच नहीं कर रहे थे। मरियम ने ओपन कास्केट फ्यूनरल की मांग की। सरकारी फ्यूनरल होम ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ दाह संस्कार ही संभव है। मरियम पहले भी स्टासी सेल्स में रह चुकी थी। वह समझती थी कि दाह संस्कार का क्या मतलब हो सकता है। वह समझती थी कि सरकार चीजों को कैसे छिपा सकती है। उसे यकीन था कि चार्ली को पूछताछ में मार दिया गया था। उसे लगा कि उन्होंने जानबूझकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। सालों तक उसने फाइलों को देखने के लिए कहा। उसे कुछ नहीं मिला। एक टोटलिटेरियन सरकार आमतौर पर हत्या स्वीकार नहीं करती है। मरियम दशकों तक यह शक अपने साथ लिए रही। वह जानती थी कि वह शायद कभी साबित नहीं कर पाएगी कि क्या हुआ था। फिर स्टासी ढह गई। प्रोटेस्टर्स ने हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया। उन्हें फटे हुए कागजों के बोरे और बोरे मिले। फटी हुई फाइलों से भरे करीब 15,000 बोरे बचाए गए। उन्हें नूरेमबर्ग के पास एक बिल्डिंग में ले जाया गया। वहां लोगों की टीमों ने एक बड़ा काम शुरू किया। वे कागजों को वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं। काम धीमा और सब्र वाला है। टीमें एक दिन में करीब 400 पेज फिर से जोड़ सकती हैं। उस हिसाब से पूरे काम में 400 साल लग सकते हैं। फिर भी मरियम को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। उन बोरों में कहीं ना कहीं चार्ली के बारे में सच्चाई हो सकती है। कहानी का यह हिस्सा दिखाता है कि पावर कागज के पीछे कैसे छिपती है। स्टासी ने सीक्रेट्स रखने के लिए कड़ी मेहनत की।
वे रात में किसी को खो देने को नॉर्मल बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोग एक दूसरे से डरें। वे कोई भरोसा नहीं चाहते थे। वे अंधेरे में रहना चाहते थे। लेकिन लोगों ने विरोध किया। उन्होंने उन अंधेरों में रोशनी डाली। उन्होंने फाइलों को बचाया। उन्होंने सच्चाई पढ़ने के लिए एक जगह बनाई। मरियम को थोड़ी शांति महसूस होने लगी, इसलिए नहीं कि उसके पास सबूत था, बल्कि इसलिए कि खोज शुरू हो गई थी, क्योंकि दूसरों ने अतीत को जलने से इनकार कर दिया था। यह हमें क्या सिखाता है? पहला, कि सिस्टम शांत तरीकों से क्रूर हो सकते हैं। दूसरा, कि सच्चाई अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में जिंदा रहती है। एक फटा हुआ खत, एक बोरे में एक फाइल। तीसरा, कि लोग डरे होने पर भी एक्शन ले सकते हैं। अगर आप वह किताब पढ़ते हैं जो मरियम की ज़िंदगी के बारे में बताती है, तो आप और भी बहुत कुछ देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे एक महिला ने नुकसान सहा और जीती रही। आप देखेंगे कि कैसे एक देश ने पीछे मुड़कर देखना सीखा। आप देखेंगे कि कैसे धीमे हाथों का काम एक दिन जवाब ला सकता है। अपने आप से पूछिए, अगर वह सच्चाई जिसे आप चाहते थे टुकड़ों में दफन होती तो आप क्या करते? क्या आप उन लोगों में शामिल होते जो इसे वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं? आखिर में मरियम की कहानी नुकसान और उम्मीद के बारे में है। यह फाइलों और आग के बारे में है और उन लोगों के बारे में है जिन्होंने याद रखना चुना। यह इस आइडिया के बारे में है कि सबसे अंधेरी चीजों के बाद भी कुछ सच्चाई जीत सकती है। बेड टाइम बायोग्राफी, स्टासीलैंड, बुक समरी का निष्कर्ष। देखने के लिए धन्यवाद। इस बुक समरी में हम मरियम, उर्सुला, जूलिया और चार्ली से मिले। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे काम, एक स्टैंप लगा लीफलेट, एक सीक्रेट लव, बोर्नहोल्मर ब्रिज पर एक सीढ़ी, एक जिंदगी बदल सकते हैं। आपने सीखा कि कैसे स्टासी लोगों पर नजर रखती थी, कैसे भरोसा डर में बदल सकता है और कैसे शांत नियम पूरे फ्यूचर को ब्लॉक कर सकते हैं। हमने जेल और अकेलेपन के बारे में सुना, गलत वजहों से फेल हुए एग्जाम्स के बारे में और देखे जाने के धीमे नुकसान के बारे में। हमने देखा कि कैसे बर्लिन की दीवार ने जिंदगियों को 2 हिस्सों में बांट दिया और कैसे लोगों ने फिर भी विरोध करने के तरीके खोज लिए। आपने हिम्मत को भी करीब से देखा। मरियम और दूसरों ने आज़ाद होने के एक मौके के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जूलिया ने लोगों को धोखा देने से इनकार कर दिया, भले ही इसकी कीमत उसे एक नौकरी और एक फ्यूचर से चुकानी पड़ी। जब फाइलों को जलाकर फेंक दिया गया तो लोगों ने संघर्ष किया। कुछ बहादुर हाथों ने कागजों को वापस जोड़ने का लंबा काम शुरू किया। उस काम ने उम्मीद जगाई, उम्मीद की सच्चाई मिल सकती है, भले ही टुकड़ों से। अगर इस समरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो खुद से पूछें कि आप उनकी जगह पर क्या करते? क्या आप छिप जाते या आप बोलते? क्या आप एक वादा निभाते, भले ही इससे आपको तकलीफ हो? अगर आपको स्टासीलैंड की यह झलक पसंद आई तो कृपया अपने विचारों के साथ एक कमेंट छोड़ें। हमें बताएं कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। सब्सक्राइब करें ताकि आप फुल समरी और हमारी अगली बेड टाइम बायोग्राफी को मिस न करें। आपका लाइक और शेयर हमें इस तरह की और छोटी साफ कहानियां बनाने में मदद करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय मायने रखता है।